हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2022 एग्जामिनेशन की टीयर 2 की स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अभी लगभग एक महीने के अंदर हो सकता है आपका एग्जाम हो या 1.5 महीने के अंदर हो। तो क्या क्या चीज़ें आपको एटलीस्ट कवर करनी है। और अभी काफ़ी सारे लोग अलग तरह की मॉक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है कि उन्हें बहुत ही अजीब तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिल रहे हैं, मैथ्स में देखने को मिल रहे हैं। क्या एक्चुअली में वो रेलिवेंट है या नहीं है, उसके बारे में भी बात करूंगा। ये वीडियो आप सभी लोगों को फिर से एक सही ट्रैक पे लेके जाएगी, ये मैं मानता हूँ। और आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे अगर चीज़ों को आप सही तरीके से समझेंगे। और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको पिछले साल की वेटेज दिखाते हुए ही बात करूंगा, राइट। तो सारी चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वेटेज के बारे में जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड वेटेज हो सकती है, किस सेक्शन में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन टीयर 2 में पूछे जा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से स्पेक्यूलेशन है, इसमें चीज़ों में बदलाव हो सकता है। फिर हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करें, और जो आपकी कमेंट क्वेरीज हैं वो हम देखेंगे। ठीक। तो आपके पास लगभग एक महीने के आसपास है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप शेड्यूल बना लें। ठीक है, एक महीना हम मान के चल रहे हैं, जब तक टीयर 1 का रिजल्ट आएगा। टीयर 1 के बाद भी मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 दिन तो टीयर 2 को देंगे ही देंगे, तो एक महीना तो है ही। और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो अभी काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि सर पढ़ें क्या, मैथ्स पढ़ें, जीके पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, या इंग्लिश पढ़ें। और ऐसा लग रहा है कि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में पीछे जा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो पता चला जीके में पीछे हो गए। ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम को स्प्लिट करना पड़ेगा और चारों ही सेक्शन को थोड़ा थोड़ा टाइम अपना डिवोट करना है। ठीक है, कोई भी सेक्शन ऐसा मत छोड़ें जिसे 2 दिन में कम से कम एक बार आपने उसका कुछ चीज़ नहीं देखी है। ये आपके मोराल के लिए है, सिर्फ कि आपका मोराल डाउन ना हो, आपको ये ना लगे अंदर से कि ये सब्जेक्ट आपका छूटता चला गया। ठीक है, तो अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाएंगे कि 2 दिन में एक ना एक सब्जेक्ट को, मतलब सारे सब्जेक्ट को एक ना एक बार जरूर छूना है। ठीक है, इतनी सा काम करना है। और जो भी आपके टारगेट्स है, जितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ है, कंप्लीट करना है, जो भी करना है, तो अपना 10 से 15 दिन का टारगेट बनाओ कि हाँ इसमें ये चीज़ें कवर करूंगा। और उसे लिख लो, लिख लोगे तो कर लोगे, नहीं लिखोगे तो वो कंप्लीट होगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रैंडमली मैं एक दिन उठूंगा, मतलब आज का दिन खत्म हो, कल सुबह आप उठे, आपने सोचा कि चलो अब 4 घंटे मैथ्स पढ़ लेता हूँ, 4 घंटे मैथ कर लिया, उसके बाद आपको लगा चलो एक दो टेस्ट दे लेता हूँ और दिन आपका खत्म हो गया। अगर इस तरह से चलोगे तो एग्जाम तक आपके सारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर नहीं होंगे, या फिर जो आपका टारगेट है कि हाँ मुझे इतना स्कोर लाना है, तो वो अचीव नहीं हो पाएगा। आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ इतना इतना टाइम मैं इतने इतने सेक्शंस को दूंगा, और एक हफ्ते में या 10 दिन में, 15 दिन में मेरा टारगेट क्या है, जो जो टॉपिक्स कवर कंप्लीट करने हैं वो कैसे होंगे, सारी की सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे देखें आप कितना टारगेट अपना पूरा कर पाए, और जो रह गया उसे अगले दिन कंपनसेट करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी दूसरी चीज़ ये है कि 2 सेक्शंस हैं जिस पे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो टाइपिंग स्पीड, भाई कहाँ तक पहुंचे, 35 वर्ड पर मिनट की, सॉरी 27 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपको एटलीस्ट चाहिए। जो अभी भी टाइपिंग में ये 20 वर्ड पर मिनट पे अटके हुए हैं, 18 वर्ड पर मिनट पे अटके हुए हैं, अभी टाइपिंग पे हाथ सेट नहीं हुआ। आप सब कुछ छोड़ के दिन का 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम टाइपिंग में लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वरना एग्जाम में पता चलेगा प्रेशर इतना ज्यादा बन जाएगा, 10 दिन के अंदर, लास्ट दिन 10 दिन बचे, उसमें बहुत कुछ टाइपिंग में नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करना सबकॉन्शियस माइंड का काम है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन होने में टाइम लगता है, राइट। तो अभी जिनका 20-21 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड पर अटके हुए हैं, सुबह शाम एक एक घंटा टाइपिंग का दो ही दो, चाहे मैथ्स ना पढ़ो, चाहे इंग्लिश ना पढ़ो, चाहे रीजनिंग ना पढ़ो। ठीक है, लेकिन टाइपिंग करनी बहुत जरूरी है। जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड ऑलरेडी अभी 30 के आसपास आ गई है, ठीक है, उनको क्या करना है, उन्हें अपना दिन का 45 मिनट, ठीक है, इसे आप या तो ब्रेक कर लो, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम, दे लिया 25 मिनट, या फिर आप 30-30 मिनट सुबह शाम भी कर सकते हो अपने हिसाब से मैनेज करके। क्योंकि 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इज नॉट इनफ, हमें इसे कम से कम 40 तक लेके जाना है, जिससे कि हम श्योर रहें एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। कई बार कीबोर्ड की प्रेस नहीं होती, कई बार शोर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से फोकस नहीं बन पाता, तो इसलिए हमें कम से कम 10 से 15 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड एक्स्ट्रा रख के चलनी है, जिससे कि एग्जाम में क्वालिफाई कर पाए। क्लियर है ये वाली चीज़ भी? जो 30 के आसपास है वो ऐसा करें। और जो ऐसे हैं ऑलरेडी, जो 35+ टाइपिंग स्पीड जिनकी अभी ऑन एन एवरेज आ रही है, उनको सिर्फ दिन का आधा घंटा देना है। ठीक है, किसी भी एक टाइम आप टाइप कर सकते हैं। जो 40+ पे हैं वो 2 दिन में एक बार टाइपिंग कर लें, 30 मिनट निकाल के, डेट विल बी इनफ। जो 45 या 50 पे हैं वो हफ्ते में एक या दो बार भी ट्राई कर लेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन टाइपिंग को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर पोस्ट के लिए टाइपिंग क्वालिफाई करना जरूरी है इस बार।
अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके लिए यूट्यूब पे फ्री क्लासेस अवेलेबल राधिका मैम की, ठीक है, जिसमें 7 थ्योरी वीडियोज हैं, उसके बाद 2 या 3 प्रैक्टिस सेशन है, टोटल 9 प्रैक्टिस सेशन आने हैं। एप्लीकेशन पे तो वो डले हुए हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो ये देख लोगे, आपका कंप्यूटर का काम चल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कंप्यूटर में पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव या अदर्स, उनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है। उनके सेक्शनल टेस्ट भी हमने एप्लीकेशन पे क्रिएट किए हैं, वो भी आप चाहें तो दे सकते हैं जिन्होंने आपका सब्सक्रिप्शन कर रखा है। अगर मैं बात करता हूँ कैसे एक्सेस करनी है कंप्यूटर क्लास की पीडीएफ, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बताया था, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और हो पाया तो विद टाइम हम एक सिंगल कंपाइल्ड पीडीएफ भी बना लेंगे कंप्यूटर की, जिसे आप सिर्फ डाउनलोड करके वो एक बार रीड कर लें। मार्केट में कोई कंप्यूटर की बुक मिल रही है वो आप ले लें, उतना काफ़ी है। मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के रेलिवेंट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, ठीक है। आपके एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में बहुत मुश्किल कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है। आप देखेंगे जिन एग्जाम्स में कंप्यूटर के मार्क्स जुड़ते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, उसमें कंप्यूटर पूछा गया था, तो उसमें भी क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। तो आपके एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग है, जिसमें बस उन्हें देखना है कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं, उसमें मुश्किल क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? उनमें क्या फायदा होगा स्टार टोपोलॉजी को एक मुश्किल सा क्वेश्चन बना के पूछने का, ठीक है। तो उसमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जो बेसिक चीज़ें कराई गई हैं करें, क्वालिफाई आप कर जाओगे। 2 अलग अलग कट ऑफ निकलनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक नॉर्मल पोस्ट के लिए, एक सीपीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अलग अलग कंप्यूटर की कट ऑफ निकलेंगी, उस हिसाब से आप अगर इतना भी कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। ज़्यादा कुछ कंप्यूटर पर टाइम नहीं देना है। उसके अलावा बाकी ये 4 सेक्शंस हैं, इनके मार्क्स जुड़ने हैं। तो ये 2 चीज़ें जो क्वालिफाई करना जरूरी है, पहले तो हमने वो अपनी करके रखनी ही है साथ के साथ। उसके बाद हमें इन चारों सेक्शन पर टाइम देना है अपना, ठीक है। तो टाइपिंग का ऐसा होता है कि जब फ्री हुए तब जाके आपने टाइपिंग कर ली, दैट्स इट। जब पढ़ने से मन नहीं करा तब टाइपिंग कर लें। इस तरह से अपने टाइम को स्प्लिट करें। अब मैं मैथ्स की बात करता हूँ सबसे पहले। ये 2021 का चैप्टर वाइज वेटेज है, 2022 वाली है तो हमारे पास वो एक अलग सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, अभी इसमें ऐड नहीं कर पाया मैं। इसमें आप देखेंगे किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। टीयर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। टीयर 2 में कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग वेटेज तो ऐसी ही रहेगी। टीयर 2 में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, जैसे स्टेटिस्टिक्स बढ़ गया तो आप मान के चलें एक क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स का ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी को ही खाली लेके चलूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन होंगे प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो 2 क्वेश्चन इसके, 3 क्वेश्चन तो ये बढ़ गए, तो हमारे पास हो गए 28 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और किसी चैप्टर के ऐड हो जाएंगे और आपके टोटल कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वेटेज लगभग ऐसी सी रहेगी जो टीयर 1 की वेटेज रहती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमने देखा इस बार, पिछली बार तो एक क्वेश्चन आया था हर एक शिफ्ट में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। सीजीएल 2022 के अंदर 2 क्वेश्चन आए हैं, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बढ़ेगा और एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे किसी और पर्टिकुलर चैप्टर में बढ़ सकता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है 3 की जगह 4 आ जाए, वरना आपका ये अलजेब्रा में 2 क्वेश्चन थे ना पिछली बार, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका अलजेब्रा में बढ़ सकता है जो टीयर 2 में पूछा जाएगा। तो इस तरह की कुछ वेटेज रहेगी। ये आपका टीयर 2 का सिलेबस है, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं भैया टीयर 2 में क्या दे रखा है, नंबर सिस्टम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो अरिथमेटिक तो सिर्फ इतना दे रखा है। और अगर हम बात करें, ये 4 पोर्शन एडवांस मैथ्स के दे रखे हैं, और ये भी थोड़ा हम अर्थ में, ये भी स्टेटिस्टिक्स तो और प्रोबेबिलिटी, चलो इसे भी मैं अर्थमेटिक में मान लूँ अगर, तो 3 सेक्शन अर्थमेटिक के, 4 एडवांस मैथ्स के, तो एडवांस मैथ्स की वेटेज ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं होगा, इस बार अर्थमेटिक की वेटेज ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। जो ब्रेकअप होगा लगभग कुछ इस तरीके से आपका जो मैंने बताया ये रहा होगा, यहाँ पे भी मैंने उसी चीज़ को लिखा हुआ है, ठीक है। तो लगभग ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वेटेज में। अब मैथ्स में क्या सोल्व करना है आपको, सबसे पहली चीज़ तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो भी पढ़ रखा है आपने, ठीक है, अभी ये मत सोचें कि आपका जो लेवल है इतना है और आप 1 महीना पढ़ के यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। कुछ जरूरत नहीं है, एग्जाम में जरूरी नहीं एग्जामिनर बहुत मुश्किल क्वेश्चन मैथ्स के बनाए। टीयर 1 का लेवल ठीक था, इससे थोड़ा सा बेटर लेवल करके टीयर 2 में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बहुत गंदे गंदे लॉजिक टीचर्स के द्वारा फैलाए जा रहे हैं, बच्चों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं कि पहले 2 क्वेश्चन नंबर था तो लेवल 2 मान लो, अब 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया तो एग्जाम का लेवल भी 3 नंबर। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, 300 नंबर का क्वेश्चन कर दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटाइल बेसिस पे जितनी वैकेंसी है उसके बेसिस पे लोगों का सिलेक्शन होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये करेंगे कि जो भी आपने पढ़ रखा है, जिस टीचर से पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है, किसी और टीचर से पढ़ा है, उनके सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स को रिवाइज करना है। सेकेंड स्टेज हमारी आती है कि वो चैप्टर्स हमने सारे के सारे रिवाइज कर लिए, फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप सोल्व कर सकते हैं। 2018 से 2021 की टीयर 1 और टीयर 2 की पीडीएफ से आप सोल्व कर सकते हैं, या बुक है आपके पास उससे सोल्व कर सकते हैं, वरना आप खाली टीयर 2 के चाहें तो खाली टीयर 2 के उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा ले, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप डेली 30 क्वेश्चन मिक्स जरूर प्रैक्टिस करें, ये मस्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है क्योंकि एग्जाम में 30 मिक्स क्वेश्चन आपको देने हैं। बाकी
ये हो गया आपका काम मैथ्स के लिए। आपको अगर लगता है ये सारे आपने सोल्व कर लिए, टियर 1 से पहले ही कर लिए थे, तो आप आईसीआर, आईएआरआई, आईसीआर टेक्नीशियन के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दे रखी है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ गुड क्वेश्चंस ऑफ अदर एग्जाम्स भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, जैसे सीपीओ, सीएचएसएल, ये सब अगर कहीं से मिल जाता है। बाकी अगर आप मुझसे पढ़े हो मैथ्स तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आपको मैंने बेसिक डिटेल्ड कोर्स में सब कुछ करा रखा है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बेस्ड हमने सारी चीज़ें सीखी हैं। तो बस वही आप रिवाइज कर लें अच्छे तरीके से। और उसके बाद द्रोणाचार्य बैच में जो मैं करा रहा हूँ, द्रोणा बैच की आपको जो शीट है पर्टिकुलर चैप्टर की, वो शीट सोल्व करनी है और आपको 30 एमसीक्यू देने हैं, डेट्स ऑल। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इतने से आपका काम चल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ गुड क्वेश्चंस ऑफ अदर एग्जामिनेशन, ये आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी हमने तो सारा कुछ कवर किया हुआ है अपने कोर्स के अंदर। जो शीट्स हैं, जिन लोगों को नहीं पता, जन 2 चैप्टर की तो मैंने फ्री शीट्स प्रोवाइड कर रखी हैं चैनल पे ही, टेलीग्राम चैनल पे, परसेंटेज की और टाइम एंड वर्क की। आप देखें कि कैसे हमें हजारों क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है एक पर्टिकुलर टॉपिक की। अगर हम सिलेक्टेड हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे तो एग्जाम में जब सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमसे बन जाएगा। तो जरूरी है कि आपके दिमाग में टाइप्स हो, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है, तो आपको एग्जाम में सोचने का टाइम एग्जामिनर नहीं दे रहा, ठीक है। जिस एग्जाम में 3 मिनट 4 मिनट सोचने के लिए मिलती है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एसएससी में लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हर एक टाइप आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप टाइमली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये दोनों शीट जो सोल्व करना चाहें बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। दीज आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन टेलीग्राम। अगर मैं बात करता हूँ लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से होगा इस बार लेंथी बनाए जाएंगे, लेकिन नया कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कंसेप्चुअली हम देख रहे हैं 2021 के 2022 टीयर 1 का एग्जामिनेशन हुआ मैथ्स का। कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपके। अगर मैं 40 शिफ्ट में पेपर की बात करूँ, 1000 क्वेश्चन आए, अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट या नया कॉन्सेप्ट आपको मिला, तो वो 5 से 10 क्वेश्चन होंगे 1000 में से, ठीक है। 1000 में से 5 से 10 क्वेश्चन की वेटेज ही कितना हो गया, 1% भी नहीं, राइट। बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, तो आपको कंसेप्ट अपने रिवाइज करने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेंथी बनाए जा सकते हैं, या तो लैंग्वेज लेंथी कर देंगे, जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा कि 3 स्टेटमेंट दे दी। मैंने पहले दे दिया कि अगर तुम 4 से 6 वस्तु खरीदोगे तो 5% का डिस्काउंट, 6 से 10 वस्तु खरीदोगे तो 15% का डिस्काउंट, ठीक है। और अगर एक पर्सन है वो कैश पेमेंट करता है तो उसे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद उसे इतनी वैल्यू मिली तो बता दो कॉस्ट प्राइस क्या था, या कुछ भी, मतलब इस तरह का सवाल बना दिया। तो स्टेटमेंट में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट में उलझाने की कोशिश भी करी तो 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 में से ऐसे क्वेश्चन बना देंगे, तो वो लंबा करेंगे और कुछ, लेकिन कंसेप्चुअली मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना सकते हैं। अब थोड़ा सा लेंदी पेपर को कैसे कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। टीयर 1 में भी 1-2 क्वेश्चन आए, और बाकी डिटेल्स भी वगैरह एग्जाम्स में भी आते रहते हैं इस तरीके से, कि हमें क्या दिया, क्वेश्चन लिख दिया, एक नंबर सिस्टम में मान लो क्वेश्चन दे दिया कि पहला है इसमें सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 ओड नेचुरल नंबर्स इज क्या है, ये हमें दे दिया, से कहा चलो ये है 25, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दे दी सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ लिख के दे दी। हमसे कहा कि 4 ऑप्शन है, ओनली 1 इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। आपको चूज करना पड़ेगा, तो आपको 2 सेपरेट क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तो एक क्वेश्चन अपने आप में 2 बन गए, राइट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपका बढ़ सकता है। ऐसे 2 की जगह 3 स्टेटमेंट भी दे सकता है। सीजीएल 2017 टीयर 2 का अगर आपने पेपर देखा हो तो उसमें भी ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे नंबर सिस्टम के अंदर। ऐसी चीजें डाल सकता है एग्जामिनर आपके में, डेट्स इट, ठीक है। लेकिन कंसेप्चुअली मुझे नहीं लगता कि बहुत अलग कंसेप्ट पूछ लेंगे, तो ज्यादा मुश्किल चीजों की तरफ ना भागते हुए जो आपने पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करो और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे कि एग्जाम में रिकॉल कर पाओ, आपको टाइम की कमी ना पड़े, ठीक। दूसरी चीज यह है कि आपको सब कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 60 क्वेश्चन हैं आपके पास, 30 रीजनिंग के होंगे, 30 मैथ्स के होंगे, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर पेपर का लेवल रखा डिफिकल्ट, अगर पेपर का लेवल रिफिल्ड रखा, तो मैं कहता हूं कि 30 में से मान लो, मैंने अभी आपको वेटेज बताई एक्सपेक्टेड कैसी है, एसआई का लगभग 1 क्वेश्चन, एवरेज का लगभग 1 क्वेश्चन, ऐसा कुछ आ सकता है। तो अगर आप 2 या 3 चैप्टर छोड़ के भी चले जाते हो, इस बार वैकेंसीज बहुत है हमारे पास, या चलो मैंने कहा 4 चैप्टर भी आपने छोड़ दिया, मतलब 4 चैप्टर मतलब 4 क्वेश्चन, 36 में से 4 क्वेश्चन जिन चैप्टर से आ रहे हैं वो आपने चैप्टर छोड़ दिए, 26 क्वेश्चंस भी अगर आपको आते होंगे, पेपर का लेवल एग्जामिनर ने ठीक बनाया, तो आप कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा, आपको कुछ पता है ये 4 क्वेश्चन तो मुझसे होने नहीं, बाकी 26 क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करूंगा, और क्योंकि टाइम ज्यादा मिल रहा है, उन 4 क्वेश्चन का भी तो टाइम इधर मिलेगा,
तो आप ज़्यादा इसको अटेम्प्ट करेंगे और आप अच्छा कर जाएंगे। जिन्हें सारे के सारे चैप्टर्स जो करके जा रहे हैं उसे भी क्या होगा, 30 क्वेश्चन के लिए उतना ही टाइम मिलने वाला है, तो तब भी वो सारे के सारे हो सकते हैं 30 के 30 क्वेश्चन ना सोल्व कर पाए मैथ्स के, राइट, टाइम की कमी पड़ जाए। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना। जिसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, मैंने तो यूट्यूब पे फ्री डाल दिया है पूरा का पूरा, देखना है आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। जिनका खाली ये चैप्टर बचा था वो कवर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि 11th में आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है, उससे पहले भी आपने कभी इस टाइप टॉपिक के बारे में डिटेल में नहीं सीखा है, तो अभी के टाइम पे आप बाकी सारे सेक्शंस को कवर करें, इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आते भी हैं तो क्या हो गया, बाकी सेक्शंस आप कवर कर लेंगे। और जो टॉपिक्स आप छोड़ रहे हैं उन्हें भी पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है, उनका बेसिक एक बार देख जाना। बेसिक देख जाना कि बेसिक क्या है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, बेसिक सवाल आया तो कैसे करेंगे। जैसे टीयर 1 में इस बार इतना इजी पेपर आ गया था, तो अगर मैथ्स का पेपर इजी आ रहा है तो जिसने बेसिक थ्योरम्स भी पता थी, जैसे अलजेब्रा की आइडेंटिटीज पता थी, जैसे ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज पता थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर पा रहे थे। ठीक है, जिन्हें फॉर्मूलाज ही नहीं पता है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं उस टॉपिक के बारे में, तो उनके लिए तो इजी पेपर भी बिल्कुल बेकार हो जाता है उनका। तो बेसिक जो चैप्टर छोड़ोगे उनका बेसिक देख जाना, बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स आप अच्छे तरीके से करके जाना। लेकिन आपको जरूरी नहीं कि आप सारे चैप्टर्स करके जाएं, ठीक है, कुछ चैप्टर्स स्किप किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो अब आपको टोटल मिलेंगे 60 मिनट। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं। तो रीजनिंग के हो सकता है आप क्वेश्चन ये क्या कर लो, 20 से 25 मिनट के अंदर सारे के सारे सोल्व कर लो, तो मैथ के लिए आपको 35 मिनट तक भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना। अब काफ़ी लोग रीजनिंग के बहुत मुश्किल मॉक्स बना रहे हैं, काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज, जैसे कि मुझे पता चला पूरा बैंक का पैटर्न डाल दिया या फिर घुमा घुमा के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इतना मुश्किल एग्जाम में नहीं आएगा रीजनिंग के लिए भी। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आईसीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करें आप। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जिसमें कन्फ्यूजन होती है, सीरीज वाले हो गए या कोडिंग डिकोडिंग वाले हो गए या फिर साइन चेंज वाले हो गए, कई बार लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, तो उनका देख लिया आपने। ठीक है, वो सारे अच्छे से एक प्रीवियस ईयर बुक से एसएससी की वो कवर कर लें। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर हुआ था, एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर सोल्व कर ले रीजनिंग के। आईसीआर आईआरआई और आईसीआर असिस्टेंट के क्वेश्चंस भी आप रीजनिंग के एक बार देख सकते हैं। ठीक है, डेट्स ऑल। ठीक है, हम उस चीज को सोचते हुए कि क्या शायद ऐसा आ जाए, शायद ऐसा आ जाए, हम इतना इरेलीवेंट पढ़ लें और पता चले एग्जाम में उनमें से कुछ भी नहीं आएगा। एसएससी जो अपना पैटर्न लेता हुआ आ रहा है, जो टीयर 1 का पैटर्न था, जो पिछले साल टीयर 2 का पैटर्न था, लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, तो हमारा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी ना वहाँ पे। और अगर पैटर्न चेंज भी होता है, कुछ मुश्किल भी पूछता है, तो कितने मुश्किल पूछ लेगा रीजनिंग में भी, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो ज़्यादा मुश्किल होंगे। ठीक है, और वो आप कितने भी नए सीख लोगे, हो सकता है उसमें भी कवर ना हो। तो उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो नए हैं, जो पुराने, जिन्होंने सब कुछ कर रखा है, वो तो जितना मर्जी सीखो भाई, आप तो टॉप करना है आपको तो। ठीक है, आप नई नई चीज़ें सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी नए हैं, जिन्हें लगता है टीयर 1 को बॉर्डर पे क्लियर करेंगे, या फिर अभी क्या है कि बहुत पूरा सिलेबस भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ एसएससी का, पुराने पैटर्न जो पुराना सिलेबस था, अभी भी सिलेबस तो वही है, सिलेबस में तो कुछ नई चीज़ दिख नहीं रही है हमें, जो 2-3 टॉपिक्स हैं बस वही हैं। तो कम से कम वो चीज़ें अगर आपकी प्रॉपर हो गई हैं तभी आप आगे की चीज़ों पे मूव करें। अदरवाइज सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो कवर करें और उसे रिवाइज करें अच्छे तरीके से। मॉक में भी अगर आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन मिलता है तो उसे सोल्व करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, आप क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन सोल्व करा, आपसे नहीं हुआ, मॉक में देखा वो रिलेवेंट सा क्वेश्चन था, लेकिन आपने चलो क्या पता आ जाए, मैं समझ लेता हूँ, समझ लिया आपने। ठीक है, अगर उसके एग्जाम से पहले 2 बार रिवीजन नहीं करी तो एग्जाम में वैसे भी वो क्वेश्चन नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो वैसे ही 2 मिनट या 3 मिनट खा रहे हैं, कि आपको पता है कैसे करना है, तब भी 2 या 3 मिनट लेगा ही वो क्वेश्चन करने में एग्जाम में, तो एग्जाम में वैसे भी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो बी कॉशियस वाइल एडिंग योर नॉलेज एज वेल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। जो आपने टीयर 1 निकाला, टीयर 1 के लिए काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, वो आपके टीयर 2 में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। उनका रिवीजन बहुत जरूरी है, नई चीज़ें सीखते सीखते पुरानी चीज़ें मत भूल जाना। अगर मैं रीजनिंग की चैप्टर वाइज वेटेज की बात करता हूँ 2021 टीयर 1 की, तो ये थी 25 क्वेश्चन थे। इस बार टीयर 2 में हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस, ये टीयर 1 का सिलेबस है, ये टीयर 2 का सिलेबस है। कुछ लोग बोल रहे थे सर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये टीयर 1 टीयर 2 के सिलेबस में डाल दिया, ये सब पता नहीं क्या पूछ लेगा भैया, टीयर 1 में भी दे रखा है। कुछ भी चीज टीयर 2 के सिलेबस में रीजनिंग में ऐसी नहीं है जो टीयर 1 के सिलेबस में नहीं थी। ठीक है, तो अपने दिमाग को ज्यादा ना दौड़ाते हुए जो पैटर्न चल रहा आ रहा है एसएससी का, उस पर ही अपनी तैयारी को रखें, ज्यादा भटके नहीं। क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, इन पे आपके अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन पे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से एक बार सोल्व कर लेना। ठीक है, अननेसेसरी मॉक टेस्ट को अवॉइड करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और ये एनटीपीसी सीबीडी 2 या आईसीआर के पेपर्स आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सबकी एनटीपीसी सीबीडी 2 के हमारे टेलीग्राम चैनल के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगी, तो आप वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके कवर कर सकते हैं। बाकी सारे एसएससी एग्जाम्स की भी पीडीएफ मॉक फॉर्मेट में अवेलेबल रहती है। अब बारी आती है इंग्लिश की। टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। टीयर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। टीयर 2 में इस बार कितने क्वेश्चन है इंग्लिश के, टीयर 2 में हमारे पास है
45 क्वेश्चन। इंग्लिश की वेटेज बढ़ी और इंग्लिश का लेवल भी बढ़ सकता है, ये मुझे पूरी उम्मीद लग रही है। टीयर 1 का सिलेबस ये था, कुछ नहीं लिखा हुआ टीयर 1 के सिलेबस में। टीयर 2 के सिलेबस में हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं, ठीक है। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे। इस बार टीयर 1 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नहीं थे, जबकि हर साल आते थे, 2022 में नहीं थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होमोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स पे भी पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स तो पूछते ही हैं, होमोनिम्स पे भी आ सकते हैं। सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे लास्ट में लिखा है टू टेस्ट द कंप्रीहेंशन 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज विल बी आस्क्ड, ठीक है। एटलीस्ट वन पैराग्राफ शुड बी a simple one based on a book or a story and the other 2 paragraphs should be on current affairs based on the report of an editorial, ठीक है। 3 से ज्यादा पैराग्राफ आ सकते हैं, एक पैराग्राफ सिंपल होगा, ठीक है, 2 पैराग्राफ बेस्ड ऑन एडिटोरियल आ सकते हैं। और एडिटोरियल पे बेस्ड है, कोई टेंशन वाली काम नहीं, जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से वो पढ़ लेंगे जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है, ठीक। उसके बाद जब एडिटोरियल से वो क्वेश्चन पूछेंगे तो देखो, जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, अगर किसी ने अच्छा क्वेश्चन बनाया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, थीम पूछ लिया, कुछ इनबिल्ट मतलब जिसमें मेहनत करनी पड़े इस तरह का सवाल पूछ लिया उन्होंने, तो आपकी वोकैबुलरी सेक्शन की नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। वोकैबुलरी सेक्शन की नॉलेज ये कह रहा हूँ कि अगर आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसमें आपको जो वर्ड्स आ रहे हैं आपको उनका मतलब ही नहीं पता, तो पैराग्राफ का मतलब नहीं समझ पाएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे, उसका सारांश नहीं निकाल पाएंगे। तो अपनी वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करने के लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। एक फायदा आपके पास है, सिर्फ 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन जीके के हैं। जीके के 25 क्वेश्चन तो आप कितनी देर में कर लोगे? मैक्सिमम आ रहा हूँ, मैक्सिमम 10 मिनट। अगर बहुत ज़्यादा एमसीक्यू टाइप के पूछ लिए, मतलब मैचिंग वाले पूछ लिए, तब भी मैक्सिमम 10 मिनट। और आपके पास ये 45 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम है? 45 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 50 मिनट हैं, और 50 मिनट मेरे हिसाब से इनफ रहेंगे इंग्लिश का काम करने के लिए। अगर डिफिकल्ट पैसेज भी पूछ ले तब भी आप कवर कर पाएंगे बड़े आराम से, 45 क्वेश्चन 50 मिनट के अंदर, ठीक है। तो स्पीड मैटर नहीं करेगी, बेसिकली आपकी नॉलेज मैटर करेगी यहाँ। और नॉलेज कैसे? आपको क्या करना है, अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छी करनी। क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जनरली अगर मैं करने बैठता हूँ तो मुझे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक में जो रिक्वायर्ड वर्ड होता है वो दिमाग में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इतनी इंग्लिश डेवलप हो चुकी है। लेकिन अब आप पैराग्राफ क्लोज टेस्ट को पढ़ रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी ही अच्छी नहीं है, तो आप उसका मतलब ही निकल पाए, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, क्या पैराग्राफ कहना चाहता है, तो आप कैसे उसके अंदर के ब्लैंक्स को सही तरीके से फिल करेंगे, राइट। तो उसमें भी वोकैबुलरी की नीड आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका ग्रामर पोर्शन, और ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड जो सवाल आएंगे वो आपको ग्रामर पोर्शन के करने ही होंगे। लेकिन आप देखेंगे वोकैबुलरी यहाँ पे अपनी अलग से नॉर्मल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम्स, ये वोकैबुलरी वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। एक्टिव पैसिव आसान होते हैं, वो आप कर लेंगे लगभग, ठीक है। नरेशन वाला पार्ट हो जाएगा आपका आसानी से, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, लिमिटेड रूल्स होते हैं, उससे हो जाता है आराम से। उसके बाद जो आपका बेसिक ग्रामर जो सबसे ज्यादा यूज होगी वो आपके एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन के अंदर यूज होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लोज टेस्ट में आपकी यहाँ पे ग्रामर पोर्शन का काम पड़ता है, इधर इधर। उसके अलावा आपका ये पैसेज वाला हो गया, इसमें ग्रामर का ज़्यादा रूल नहीं है। और यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन जो आप सेंटेंस अरेंजमेंट का करेंगे, इसमें भी आपको बेसिकली मीनिंग ही फाइंड आउट करना होता है, आपको सेंटेंस का मतलब पता होना चाहिए। तो वोकैबुलरी वहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले करती है, और ग्रामर भी हाँ समझने में रोल तो प्ले करेगी ही। तो ओवरऑल वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी वोकैबुलरी ही ठीक नहीं हुई और एग्जाम में मुश्किल पैराग्राफ पूछ ले तो आप फंस जाओगे। तो अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करते रहें टाइम टू टाइम। अब वोकैबुलरी भी कैसे इंक्रीज की जाएगी, यहाँ पे आगे स्लाइड नहीं डाल रखी, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का एस्पिरेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का एस्पिरेंट हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के एस्पिरेंट की थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि उसने सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। लेकिन हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वाले एस्पिरेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वोकैबुलरी के लिए दोनों को इक्वल मेहनत करनी है क्या। तो सबसे पहले वोकैबुलरी अपनी जरूर इंप्रूव करें अपनी। अगर आपने बेयर मिनिमम चीज़ें नहीं कर रखी, जो एसएससी की बुक्स होती हैं, ठीक है, उनकी आपने अपनी वोकैबुलरी जो सभी लोग करके जा रहे हैं, अगर आपकी वो वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं है तो आप डेली का टारगेट बना के वोकैबुलरी को थोड़ा सा अपना इनहेंस और करें एग्जाम से पहले अभी तक, ठीक है। अभी तक आपने सब कुछ कर चुके हैं, जैसे मान लो आपने जो नीति सिंह मैम की बुक है उसकी इंग्लिश की वोकैबुलरी कर ली, एसपी बख्शी है उसकी वोकैबुलरी कर ली, किसी एक की इनमें से। उसके अलावा आपने जो क्या कहते हैं एसएससी की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, ब्लैक बुक से वोकैबुलरी कर ली, या कोई और बुक है आपके पास वोकैबुलरी की, उससे वोकैबुलरी आपने पूरी कर ली, तो आपका बेयर मिनिमम काम हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ज़्यादा इनहेंस ना करते हो, बाकी सेक्शंस पे ध्यान दे सकते हैं, मतलब लेकिन इतना काम तो करके जाएं वोकैबुलरी का, ठीक है। कम से कम कोशिश करें कि 2500 के आसपास तो आपके पास जो पहले नहीं आते थे वर्ड, जब एसएससी की तैयारी नहीं करनी स्टार्ट की थी, उसके बाद के 2500 3000 के आसपास आपके पास नए वर्ड्स याद हों, जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़े।
राइट। इडियम्स एंड फ्रेजेस सारे कंप्लीट होने चाहिए जो प्रीवियस ईयर में आज तक पूछे गए हैं, ठीक है। आपके होमोनिम्स प्रैक्टिस करें, ठीक है। सिनोनिम्स करें, एंटोनिम्स मैं हमेशा अवॉइड करने को कहता हूँ, एंटोनिम्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो दिन का टारगेट बना ले 40-40 करके, 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करूंगा दिन का याद, अगर आगे अभी थोड़ा और इंप्रूव करना है 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस या 40 इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कर सकते हैं। इस तरीके से वोकैबुलरी को इंप्रूव करें। ग्रामर के रूल्स आपने पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस आप उन्हें रिवाइज करते हैं, ठीक है। और मॉक देंगे तो वहाँ से आपकी रिवीजन होती ही रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की, टीयर 1 की वेटेज हमारे पास 2021 में ये थी, इस बार थोड़ा बहुत बदलाव आया होगा इसमें, अगर आया होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन थे टीयर 1 के अंदर, टीयर 2 के अंदर भी 25 ही क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस देख लो भैया, ये टीयर 1 का सिलेबस है, ये टीयर 2 का सिलेबस है। मुझे तो कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा सिलेबस में, तो खुद से स्पेक्युलेट मत करो कि डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा एग्जाम के पेपर में, एग्जाम में आपके। तो लगभग ऐसी सी वेटेज आपको टीयर 2 में भी दिख सकती है, ठीक है। इसमें जो बेसिक वाला जो स्टेटिक वाला पार्ट है वो आपने कवर किया है। अगर मैं मिसलेनियस की बात करूं, या फिर आपके करंट अफेयर्स में जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है, करंट अफेयर्स का क्या करना है। करंट अफेयर्स आप 2022 पूरे ईयर के अच्छे तरीके से कर लो, फुल ईयर के, ठीक है। तो आपका मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस बनने होंगे बन जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, उन्हें फिर भी थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, बाकी लोग इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरे साल के आप करंट अफेयर्स करके जाएं, ठीक है। और इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, ठीक है। उसकी पीडीएफ भी हमने टीयर 1 के टाइम पे भी काफ़ी सारी वीडियोज यूट्यूब पे क्रिएट करी थी। कोशिश करेंगे टीयर 2 से पहले भी कुछ वीडियोज क्रिएट कर दें या पीडीएफ आपको दे दें, तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स की भी प्लान चल रही है। अभी दिसंबर की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आ जाएगी, जिसमें 100 बेस्ट क्वेश्चन, 100 बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिसंबर, वो एक वीडियो अपलोड की जाएगी। नवंबर की हमने करी थी, वो एक डिटेल्ड तरीके से सर ने पढ़ाया था, लेकिन अब वन लाइनर मेथड से जाएंगे जैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। तो 100 बेस्ट क्वेश्चन फॉर अक्टूबर, एक ये वीडियो ही आएगी, 2 या 3 दिन में अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। पेड कोर्स यूजर्स को पीडीएफ मिल जाएगी। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये हो गया हमारा मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 2 जीके। और जीके में हो सकता है मॉक टेस्ट वगैरह में आपको काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहा हो, ठीक है। कि यूपीएससी लेवल के कुछ क्वेश्चन डाल रखे हो एग्जामिनर ने, ठीक है। वो जरूरी नहीं है आपके एसएससी में आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा उसे देख के लोड मत लेना। आप बहुत ज़्यादा कुछ अब जीके में नहीं पढ़ सकते, हो सकता है पेपर का लेवल जीके का टीयर 1 जैसा ही दे दें, राइट। तो जो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं, जैसे हमने यूट्यूब पे कुछ क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड करा रखे हैं, अगर आपने कोई कोर्स नहीं ले रखा है, आपके कुछ सेक्शन बिल्कुल अभी तक छुए नहीं है आपने जीके के, तो वो उन क्रैश कोर्सेज से कवर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एक सब्जेक्ट में, तो क्रैश कोर्स को देखने के बाद 2 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएँ, ठीक है। या फिर हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछ ली तो एक क्वेश्चन हुआ, बट इट विल हेल्प यू एटलीस्ट, और आप थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ देंगे हाँ ये सब्जेक्ट मेरा बिल्कुल छोटा नहीं है, मैंने इसमें से कुछ चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है। तो इसे भी देख के बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि बहुत हाई लेवल का जीके पूछेगा, जब तक पेपर नहीं होता हम कुछ भी इसके बारे में नहीं कह सकते। स्टैटिक पोर्शन कवर करना हमेशा बेनिफिशियल रहता है, जैसे कि स्टैटिक इन द सेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया, ये समय के साथ बदलेगा नहीं। तो आप सीजीएल 2022 टीयर 2 के लिए पढ़ रहे हो, तो 2023 टीयर 2 में भी सेम ही जीके रहने वाली है, ये सेक्शंस नहीं बदलेंगे, राइट। तो यही नॉलेज आपकी दोबारा काम आएगी। करंट अफेयर्स में क्या होता है कि 2000 मान लो 20 में आपने कोई पेपर दिया, 19 के पढ़े, अब 21 में दे रहे हो, तो वो भी पुराने वाले पेपर जो करंट अफेयर्स पढ़ा वो बिल्कुल इरेलीवेंट हो गया, आपके काम का नहीं रहा। लेकिन स्टैटिक वाला पार्ट आपका वही यूज हो जाता है। मान लो अगर मुझे पेपर देना होगा, तो स्टैटिक जो मैंने 4 साल पहले पढ़ा था उसके नोट्स में उठाऊंगा, उसे फटाफट से रिवाइज करूंगा और एग्जाम में देने चला जाऊंगा जितने भी नंबर आ जाए, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टैटिक वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, और उसमें अगर आप कर लोगे तो एक श्योरिटी रहेगी कि बाकी लोग अगर वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप भी कर पा रहे होंगे। करंट अफेयर्स में तो ऐसा होता है कि हमने पूरे साल लग के करंट अफेयर पढ़े, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला जो एग्जाम में पूछ लिया, वो बिल्कुल ही हट के पूछ लिया, राइट। तो स्टैटिक वाला पोर्शन आपको ज़्यादा मदद करेगा एग्जाम में, तो वो कवर करके, डांस फॉर्म्स हो गया आपका, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन हो गया, वो अच्छे से अपना कवर करके रखें, जिससे कि एग्जाम में आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएँ, राइट। आगे मैं बात करता हूँ 5 क्वेश्चन 25 में से अगर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ भी गए, तो 5 क्वेश्चन के अलावा 20 क्वेश्चन आपके हाथ में, 20 में से अगर अपने 13 से 15 के बीच में भी कर दिए, तो ये अपने आप में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा जीके की बात। टीयर 2 की प्लानिंग में आपको क्या किन चीज़ों ध्यान रखना है। अभी भी जो मैक्सिमम आप मार्क्स फैच करेंगे वो रीजनिंग,
मैथ्स और इंग्लिश की वजह से करेंगे। ये तीनों सेक्शन है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। जीके वो सेक्शन है जो आपको रैंक दिला के जाएगा कि आपकी रैंक क्या आएगी, ठीक है। तो ये तीनों सेक्शंस पे अपनी कमांड को बिल्कुल भी ना छोड़ें, सारे सेक्शन को इक्वल टाइम दे। रीजनिंग पे फोकस थोड़ा ज़्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि रीजनिंग 1/5 कोर्स है रीजनिंग का मैथ्स के कंपेरिजन में, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, इक्वल है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं सर मेरी मैथ्स वीक है, मैथ्स में कैलकुलेशन टाइमली नहीं कर पा रहा। एक्चुअली होता क्या है, उनकी मैथ्स ठीक होती है, उनकी रीजनिंग वीक होती है। क्यों रीजनिंग वीक होती है भाई, उन्होंने रीजनिंग को लगा इजी है, कभी पढ़ा ही नहीं, उसकी ट्रिक सीखी नहीं, कैसे कम टाइम में करना है रीजनिंग क्वेश्चन वो देखे नहीं। आंसर तो निकाल रहे हैं, लेकिन जहां बाकी लोग उस क्वेश्चन का आंसर 45 सेकंड में निकाल रहे हैं, 30 सेकंड में निकाल रहे हैं, आपको 1 मिनट लग रही है। तो पता चला मैथ सेक्शन पे पहुंचे, रीजनिंग सेक्शन में आपने 32 मिनट वेस्ट कर दिए, मैथ सेक्शन के लिए 28 मिनट बचे। जबकि हो उल्टा रहा है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, रीजनिंग को 25 मिनट में कर रहे हैं, 35 मिनट मैथ्स के लिए बचा रहे हैं। तो अब 28 मिनट अगर आपके पास मैथ्स के लिए बचे, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप वैसे ही नहीं कर पाओगे पूरा का पूरा पेपर, 16 आपको छूटेगा। तो आपको लगेगा मैथ्स वीक है, जबकि आपने रीजनिंग में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया जो नहीं देना चाहिए था, ठीक है। जो बाकी लोग रीजनिंग में टाइम दे रहे हैं, आपका भी उतना ही होना चाहिए, और मैथ्स में आपका टाइम क्या होना चाहिए, आपका बाकी लोगों के हिसाब से चलना चाहिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो आपकी रीजनिंग वीक हो जिसकी वजह से आपका पेपर कम रह जाए और आप खाली मैथ्स ही पढ़ते रहें। तो रीजनिंग पे भी थोड़ा टाइम दो, उसमें कम एफर्ट से ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। जिन लोगों ने अभी तक पूरी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, सबसे पहले तो आप बाकी सेक्शंस को छोड़ के रीजनिंग अपनी कंप्लीट करो। जैसे कुछ कैटेगरी एस्पिरेंट्स होंगे जिनका बहुत कम स्कोर पे भी टीयर 1 क्लियर हो जाएगा, तो उन्होंने हो सकता है रीजनिंग ना पढ़ी हो अभी तक अच्छे से। सबसे पहले रीजनिंग खत्म करो भाई, मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट आपको रीजनिंग में मिलेगा। उसके बाद आप मैथ्स और इंग्लिश को टच कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो तो उसके बाद रीजनिंग के बाद सेकंड बेस्ट आउटपुट देगा आपको इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तो रीजनिंग के बाद सबसे बेस्ट आउटपुट देगा आपको मैथ्स, और उसके बाद इंग्लिश, और जीके सबसे लास्ट में। सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे कम आउटपुट जीके में रहता है, ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम तो एप्लीकेशन में जो पेड कोर्स यूजर्स हर क्लास की पीडीएफ भी देते हैं, ई बुक भी अब प्रोवाइड कर दी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की भी ई बुक जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि कम टाइम लगे, आपको एक एक चीज़ लिखनी ना पड़े एटलीस्ट एग्जाम से पहले। अभी कहाँ नोट्स बनाओगे तुम एग्जाम से पहले, और बाकी बाद में भी प्रिंट निकाल के रख लो यार उसका, उसी में कुछ ऐड ऑन कर लो, और सारी वीडियोज अवेलेबल होंगी, कहीं फंस रहे हो तो वहाँ से वीडियो देख ली। क्लियरिंग टीयर 2 इज नॉट अबाउट लर्निंग अ लॉट, इट्स अबाउट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न। उसे रिटेन, जो तुमने पढ़ रखा है उसे रिटेन कैसे करना है, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम पे पेपर दिया, और मैंने भी ये चीज़ देखी कि मैं भी लास्ट मोमेंट तक सीखता रहता था। किसी ने नया क्वेश्चन करा दिया, अच्छा ये इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, अरे वाह ये तो सर ने बहुत बढ़िया चीज़ बता दी। उस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एग्जाम में दोबारा से रिपीट होगा, बहुत कम, राइट। तो अपना ज़्यादा सीखने पे ये ना करें कि इतना सारा चीज़ें सीख के जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। लिमिटेड सीखो, लेकिन उसकी रिवीजन अच्छी रखो, एग्जाम में जब सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा आप कर पाओ। जो टाइम आप यहाँ पे बचाओगे वो आगे जो मुश्किल क्वेश्चन आएगा वो भी सोच के कर पाओगे। मैथ्स ऐसा नहीं होता कि आप कर ही ना पाए, ठीक है। मैथ्स में बस प्रॉब्लम ये होती है हमारे पास कि गिवन टाइम में नहीं कर पा रहे, राइट। तो जो टॉपिक्स आपके अच्छे हैं उन पे अगर कमांड बहुत अच्छी होगी, उनका जल्दी कर पाओगे आप, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा तो उसमें आप कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस पे, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे, ऐसा क्वेश्चन जो 3-4 साल में एक बार एग्जाम में पूछा जाता है सारे एग्जाम्स में मिला के, वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। इट विल ओनली वेस्ट योर एनर्जी एंड एफर्ट्स। उस टाइम में आप जितने में उस क्वेश्चन को सीखने में आप आधा घंटा लगाओगे, इतने में आप आधा चैप्टर रिवाइज कर जाओगे, फॉर्मूले सारे ज्योमेट्री एडवांस मैथ्स के रिवाइज कर सकते हैं। मैथ्स के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि दिन का आप 3 घंटे जरूर निकालें, चाहे आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन पे हों, चाहे आप की प्रिपरेशन बिगिनर लेवल पे हो, ठीक है, बिगिनर लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पे टीयर 2 दे रहे हो तो, या ही आप बहुत अच्छा कर रहे हो मैथ्स में, ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, तब भी आप 3 घंटे मैथ्स के लिए जरूर निकालें। क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस का जैसे ही छूटा आपका चीज़ें दिमाग से निकलने लग जाएंगे, आपका स्कोर धीरे धीरे कम होने लगेगा। 3 घंटे में आपको क्या करना है, आप एक एक चैप्टर को उठाते हुए चलें। एक चैप्टर उठाया, अपने प्रीवियस ईयर से रिवाइज करा, सॉरी अपने नोट से रिवाइज करा, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या तो प्रैक्टिस कर लिए सारे के सारे आपने, या फिर जैसे मैंने बताया कि किसी दूसरे टीचर की कोर्स पीडीएफ से आपने उस क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया एक बार सारे के सारे उस चैप्टर के, और उसके बाद आपने एक 30 मिक्स क्वेश्चंस का सेट लगा लिया, दैट विल बी इनफ, ठीक है। 2 से 3 घंटे में आपका ये काम निपट जाएगा। ये डेली बेसिस पे आपको एग्जाम तक कंटिन्यू रखना है, और जो चैप्टर्स आपके वीक हैं वो रिवाइज करते रहना है। हर तीसरे दिन आप कोशिश करें अपने एडवांस मैथ्स की जो भी आइडेंटिटीज हैं वो रिवाइज करते हैं, ठीक है। रीजनिंग का दिन का 1 घंटा भी आपके लिए काफ़ी रहेगा, दिन का 1 घंटा निकाल लें, ठीक है। हर दूसरे दिन आप एक टेस्ट दे सकते हैं। दूसरे दिन क्यों, मतलब दूसरे दिन मॉक देने का मतलब ये है, जब एग्जाम की डेट मिल जाएगी तो डेली बेसिस पे टीयर 2 का एक मॉक दे लेना, और अभी आपकी प्रिपरेशन में कभी कुछ चीज़ें सीखनी है तो आप हर दूसरे दिन एक मॉक दे लो, ठीक है। उसमें उस दूसरे दिन मॉक दोगे तो उसमें एक रीजनिंग का पार्ट हो गया आपका, एक मैथ्स का पार्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों पार्ट कवर हो गए, और मैथ्स का अगले दिन, मैथ्स का तो डेली बेसिस पे एक सेक्शनल टेस्ट देना ही है, तो अगले दिन एक मैथ्स का दे लिया, फिर आपने क्या करा, एक रीजनिंग और मैथ्स वाला मिक्स, ठीक है। इस तरीके से आप चल सकते हैं। तो हर दूसरे दिन एक रीजनिंग के लिए जरूरी है, वरना तैयारी हो चुकी है तो डेली भी एक दिया जा सकता है। क्योंकि होता क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, बार बार आते रहते हैं, उसमें
कुछ नया नहीं सीख रहे आप मॉक देके भी, तो फायदा नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने पहले ही बताया। इंग्लिश के लिए 1 से 2 घंटे डेली दे सकते हैं, जिसमें ग्रामर रूल्स को रिवाइज करना है और बाकी नई चीज़ें आपको सीखनी है। आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम है। जब मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग का टाइम आपका खत्म हो जाए, जो बेयर मिनिमम टाइम है उसका दे दिया, उसके बाद आपको जीके उठानी है और जीके में स्टैटिक पोर्शन को कवर करना है। ठीक है, ये जून से लेके जनवरी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन पूरे साल के इंपॉर्टेंट है, पूरे 2022 ईयर के ही करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जो टॉपिक्स आपने ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़े उन्हें अच्छे से कर लें, रिमेनिंग टॉपिक्स का टाइम कम है तो क्रैश कोर्सेज कर लें। ठीक है, लेकिन छू के सभी कुछ जाए। एक आधा सब्जेक्ट छोड़ना चाहें, जैसे हिस्ट्री पूरा छोड़ना चाहें या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट छोड़ना चाहें कि अब टाइम ही नहीं है, क्रैश कोर्स भी नहीं कर सकता, डिटेल भी नहीं कर सकता, तो एक टॉपिक को छोड़ के भी जा सकते। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि कितना एफर्ट लगाएंगे और कितना आउटपुट मिलेगा। चलो, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक पहले भी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप कर लेना। इंपॉर्टेंट जो बिल्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए वो देख लेना। ठीक है, हाँ, यही सारी की सारी चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। टाइपिंग के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आई होप इट, मतलब जो भी मैंने चीज़ें डिस्कस करी है आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहा होगा इस वीडियो से। कुछ नई चीज़ें जो आप जहाँ स्टक रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब जी कुछ जैसे कैटेगरी एस्पिरेंट्स हैं, जैसे एसटी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, एससी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी कुछ सलाह है। इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ भी काफ़ी कम जाने वाली है मेरे हिसाब से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, ओवरऑल काफ़ी कम जाएगी इस बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आपने मैथ्स बहुत ज़्यादा नहीं किया है अभी तक, ठीक है, किसी कारणवश, किसी भी कारणवश, तो आप जो भी आपका, अगर आपने अर्थमेटिक पहले पढ़ रखा है, ठीक है, उसे अच्छे से रिवाइज कर लें और जो बचा हुआ पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन के, जैसे एडवांस मैथ्स हो गया, उसके बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह रीड कर लें। ठीक है, या क्लासेस थोड़ी थोड़ी देख लें। ठीक है, इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मैथ्स में 30 क्वेश्चन है, 30 के 70%, 60 to 70% भी अगर सही क्वेश्चन कर लें और रीजनिंग पूरा अटेम्प्ट कर लें, तो भी आप एक जॉब तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो घबराएं नहीं, सारी चीज़ों को हल जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश ना करें। ठीक है, चीज़ों को समझें और फिर करें। राइट, काफ़ी लोग परसेंटाइल के बारे में पूछते हैं कि सर मॉक में कितनी परसेंटाइल आनी चाहिए जिससे कि हमें लगे कि हम हाँ फाइनली सिलेक्शन पहुंच सकते हैं। देखो, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। मार्क्स के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कितने मार्क्स आ जाए तो मैं मानूँ कि मेरी जॉब लग जाएगी, नहीं बता सकता। ठीक है, परसेंटाइल का अगर मैं बात करता हूँ तो हर कैटेगरी के लिए परसेंटाइल भी अलग हो सकती है और मॉक के हिसाब से भी परसेंटाइल वेरी करती है। एक पर्टिकुलर मॉक 1000 बच्चों ने दिया, 1000 स्टूडेंट ने मॉक दिया, उसमें आपकी परसेंटाइल है 70%। 70% का मतलब हो गया आपकी रैंक लगभग 300 के आसपास होगी, मतलब 70% लोगों से आप आगे हो। ठीक है, एक मॉक है मेरे पास जिसमें है 50,000 लोग, 70% आएगी। 70% का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो रैंक होगी वो 35,000 लोगों से आप आगे होंगे, तो 15,000 के आसपास आपकी रैंक होगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो 100 लोगों, 1000 लोगों में आपने मॉक दिया, उसमें अगर आपकी 300 रैंक आ रही है, तो हो सकता है ये 1000 लोग वो हों। किसी पर्टिकुलर टीचर के मॉक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो उसमें आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर मैं बड़े जैसे जो रैंडम पीपल जहाँ पे मॉक दे रहे हैं, तो होता क्या है ना, जो टॉपर्स वगैरह होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, वो सभी मॉक्स दे रहे होते हैं। उन्होंने पहले एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज का मॉक दिया जिसका सब दे रहे हैं, तो उसके सारे मॉक लगा लिए। फिर दूसरी टेस्ट सीरीज पकड़ी जिसके कम लोग दे रहे हैं, उसके सारे लगा लिए। फिर तीसरी टेस्ट सीरीज पकड़ी, उसके सारे लगा लिए। चौथी टेस्ट सीरीज, जब चौथी टेस्ट सीरीज पे पता चला कि भैया यहाँ तक तो 90% लोग तो यही टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इस वाली टेस्ट सीरीज तक पहुंचे ही नहीं। तो यहाँ पे 1000 लोग हैं। ये 1000 लोग कौन है? जो टॉपर्स हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर रखा है। उनमें 70% काफी ज्यादा मैटर करेगा। और उस मॉक में जो पहली टेस्ट सीरीज वाला मॉक है, जिसके अंदर हमारे पास 50,000 बच्चे दे रहे हैं, उसमें 70% बहुत अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आई? तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, 85%, 85+ परसेंटाइल अगर 40-50 हज़ार बच्चे लोग मॉक दे रहे हैं, तो
आपको इतना तो रखना ही है, ठीक है, इससे कम में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और इस बार ना एक सबसे बड़ी दिक्कत और है आपको, जैसे कि आपको पता है पीएएससी की वैकेंसीज आरटीआई के थ्रू जो पता चला था कि हमारे पास इसकी ही वैकेंसी लगभग 20,000 के आसपास है। तो होगा क्या, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो जब एक पर्टिकुलर टाइप की वैकेंसीज हमारे पास बहुत ज्यादा होती हैं तो सबसे पहले तो अनरिजर्व कैटेगरी की सारी वैकेंसीज फिल की जाएंगी। उसके बाद जितनी ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी होंगी वो फिल होंगी, जिसके बाद में क्योंकि सबसे मिनिमम कट ऑफ इसी पर्टिकुलर पोस्ट की जाएगी। इस इस इतने मार्क्स के नीचे जो होंगे, जितनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वैकेंसी है उतने लोगों को ईडब्ल्यूएस से पोस्ट मिलेगी, फिर से एससी और फिर इससे एसटी। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जाने वाली है उसके बाद देखा जाएगा ओबीसी की वैकेंसी कितनी है, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की, और वो फिल की जाएगी, ठीक है। अगर आपने रिलैक्सेशन, इसका भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि बाकी कैटेगरीज से इस बार अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन सबसे ज्यादा रहेगा एसएससी एग्जाम्स में, जो अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए। तो एक अगर मल्टीपल जो हमारी वैकेंसीज है वो हर डोमेन में ज़्यादा ज़्यादा हो, इक्वली स्प्लिट हो, तो उस केस में ज़्यादातर लोग अपनी कैटेगरी से सिलेक्शन लेते हैं क्योंकि ड्रीम लोकेशन की वजह से, अदर रीजन की वजह से। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में फिर जो गैप है वो बढ़ जाता है कट ऑफ में, फाइनल में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप्स के बारे में बहुत ज़्यादा टाइम आप टेलीग्राम ग्रुप्स से ना बताएं, ठीक है। आपको कोई क्वेरी है आप टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में डालें और एट द एंड ऑफ द डे ही उसे देखें। पूरा दिन ग्रुप में डिस्कशन मत करते रहें, आपकी एंग्जाइटी बढ़ाएगा और कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। और आप देखेंगे जो आपका शेड्यूल है वो बिगड़ गया उसकी वजह से। तो इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। आई होप आपकी सारी की सारी क्वेरीज क्लियर हो गई, ठीक है। जिसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। टाइपिंग कैसे सीखें, किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसके बारे में एक वीडियो सेपरेटली ऑलरेडी बताई रखी है। कल वीडियो में डालूंगा एमटीएस की स्ट्रेटेजी की, पहले जो थी वो मैंने डिलीट करी थी, तो अब एक नई स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज वेटेज के साथ, जिससे कि एमटीएस एस्पिरेंट्स को भी आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में एमटीएस एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी की जा सकती है, गिवन क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट हैं इस बार, इंग्लिश और जीके, गिवन आप सही प्लान के साथ चलें, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सीएचएसएल का एग्जाम आपका मार्च में होने वाला है, तो लगभग 1 से 1.5 महीना है आपका। इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि आपको क्या प्लान करना चाहिए अगर आप इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी कर, जो सभी लोग सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, वो तो सिलेबस कंप्लीट करें, एग्जाम में अपियर हो, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए उस पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा लेटेस्ट पैटर्न के साथ, ठीक है। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या इस वीडियो से क्या नई चीज़ सीखने को मिली, ठीक है, तो जिससे कि मुझे लगे और हम इम्प्रूवमेंट कर पाएँ इन चीज़ों में। बाकी द्रोणाचार्य बैच से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अभी तक काफ़ी सारा टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं द्रोणाचार्य बैच में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमारा भी चल रहा है, अर्थमेटिक ऑलमोस्ट ओवर हो गया, अब एडवांस मैथ्स की कुछ क्लासेस आएंगी और वो ओवर हो जाएगा। बाकी डिटेल मैथ्स का कोर्स का एक्सेस है, तो आप अपना कोर्स कंप्लीट वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। हर क्लास की पीडीएफ भी मिलती है और इसमें मुझे मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट भी अपलोड करने स्टार्ट कर दिए। आज एक मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट अपलोड किया है और ऐसे टारगेट है मेरा कि 15 से 20 तक सेक्शनल टेस्ट खाली मैथ्स के 30 क्वेश्चंस के जो एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हो, ठीक है, इरेलीवेंट ना हो जिसमें, वो हम प्रोवाइड करें जिससे कि आप डेली बेसिस पे टेस्ट दे पाएँ, ठीक है। वो भी इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में तो मैं हर हफ्ते लाइव आता हूँ, तो आपकी क्वेरीज भी वहाँ पे सोल्व हो ही रही हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और जो लोग सीरियल 2023 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें लगता है कि उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्हें क्लासेस की ज़रूरत है, उन्हें पीडीएफ्स की ज़रूरत है, उन्हें एक डिटेल्ड तरीके से, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, तो वो ऑफिसर बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। सीजीएल 2022 तो आपका कवर हो गई, क्योंकि इसमें 9 महीने की, हम एग्जाम वाइज नहीं चलते हैं, हम वैलिडिटी वाइज चलते हैं, टाइम ड्यूरेशन वाइज चलते हैं। तो 9 महीने हैं आपका, इसमें सीजीएल 2023 भी पूरा तरीके से कवर हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो 2023 को टारगेट कर चल रहा है, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, जहाँ पे टीचर्स भी कनेक्टेड रहते हैं, जिनसे आप टीचर से भी अपनी क्वेरीज साथ के साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। हर टीचर लाइव आके टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर आपसे डिस्कशन करता है, ठीक है। लाइव क्लासेस भी होती हैं बीच बीच में एप्लीकेशन पे, और सारे रिकॉर्डेड वीडियोस तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जो 2-4 मिसिंग है वो मंथ एंड तक मोस्ट प्रोबेबली अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो कम टाइम में ज़्यादा तैयारी करनी है और सिलेक्शन तक पहुंचना है, तो दिस द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गो फॉर। और जो लोग असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं, जिनका टीयर 1 में अच्छा स्कोर है सीजीएल 2022 के अंदर, ठीक है, वो
ये कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें सचिन सर इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस पढ़ाते हैं। मैं इनकी सचिन सर की आपने क्रैश कोर्स भी देखा होगा यूट्यूब पे, इकोनॉमिक्स का डाला, उनका पढ़ाने का तरीका आप देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे उनसे। 3 बार यूपीएससी मेंस इन्होंने लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छी नॉलेज है जनरल अवेयरनेस की, और करंट अफेयर्स भी इस चैनल पे यही आगे करवाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने पूरा इकोनॉमिक्स कवर किया हुआ है, और अब इकोनॉमिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स अपलोड होने, 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इकोनॉमिक्स वाले, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस वाले अपलोड किए जाएंगे, जिनको डिटेल में समझाते हुए प्रोवाइड करेंगे कोर्स के अंदर। अकाउंट्स पंकज सर संभाल रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स को कम टाइम में आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट्स का बैकग्राउंड ना रहा हो तब भी, ठीक है। इसमें मोस्टली सारी वीडियोज अपलोड कर दी गई हैं, 4 प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ सारा कोर्स वीडियोज अवेलेबल हैं, ठीक है। 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो मंथ एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। 4 साल के प्रीवियस ईयर और 2 साल के और ऐड कराए जाएंगे। 2018 से लेके अब तक 21 तक के तो क्वेश्चंस करा दिए इन्होंने, ठीक है। 2016 और 2017 के अलग से पेपर्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे, जिनका सोल्यूशन ये कराएंगे, और बाकी सारे डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस, ठीक है। तो इसका एओ की आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। एओ वैसे एग्जामिनेशन आपका 200 नंबर का होगा, ठीक है। और इस बार एओ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिन लोग टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि स्टक हो जाता है कई बार कि मैथ्स में नहीं यार बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो नहीं रही, मैं पढ़ बहुत रहा हूँ लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा। ये जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, जीके कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर वो एओ को लेके चलते हैं, क्योंकि एओ में इस बार 1200 कुछ तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी है, फिर 200-250 कुछ उसकी वैकेंसी, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की 1400-1500 वैकेंसीज हैं हमारे पास, ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। और क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को हैं, तो काफ़ी सारे लोग इस एग्जाम को में अपीयर नहीं हो रहे होंगे। तो हो सकता है कि जो बंदा सिर्फ जो बाकी चारों सेक्शन से पीएएस से भी मुश्किल से मिल रहा हो, या पीएएस से ही मिल रहा हो, जो कि 2400 ग्रेड पे की जॉब है और इतनी बेहतर पोस्ट भी नहीं होती है, ठीक है, वो अगर एओ के पेपर में 200 में से 100 तक भी ले आए या 110 भी ले आए, तो वो क्या बन जाए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाए, जो कि 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, डबल ग्रेड पे होगी, और सैलरी भी अच्छे एओ की अभी मेरे ख्याल से 88,000 या 94,000 के बीच में कहीं होगी ग्रोस सैलरी, मैंने एक वीडियो में बताया था, वो आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी आप लोगों के लिए। आप वेट कर लें टीयर 1 की जब कट ऑफ आए, उसके बाद ही आप इसके कोर्सेज को लें, ठीक है। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर है आपके, तो इसके कोर्स को लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिसर बैच जो है अभी उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है ये वाला, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऑफिसर बैच से ये हट जाएगा, ठीक है। ये 2022 के तक ही ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूडेड रखा है हमने। 2022 के एग्जाम के बाद 2023 के लिए आपको अलग से ही लेना पड़ेगा ये, ठीक है। तो 2000 में आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग साथ के साथ हो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का ये एग्जामिनेशन है, खाली सारे एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे। तो ऑफिसर बैच का मतलब है कंप्लीट तैयारी, एक ही जगह से सब कुछ आपको मिले, सारी गाइडेंस, पूरी प्रिपरेशन, सब कुछ, ठीक है। लेकिन मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये वाली अपॉर्चुनिटी सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी है इस बार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, तो जो लोग एलिजिबल हों वो एक बार पेपर जरूर दे आए, ठीक है। पेपर में अगर डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हो, आपके 0 नंबर भी आ जाते हैं 200 में से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप एलिजिबल रहोगे बाकी अदर पोस्ट के लिए, लेकिन ये पेपर जरूर दे के आना, ठीक है। और इसमें 200 में से आपको 200 नंबर स्कोर नहीं करने हैं, 200 में से 100 प्लस भी आपका ले आए तो ये अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपने सारी वीडियोस देख ली अकाउंट्स की भी और इकोनॉमिक्स की भी, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 140 प्लस 200 में से स्कोर कर पाएंगे, अगर आपने सारी चीजें समझ ली अच्छे तरीके से, ठीक है। एक बार देख ली और उन्हें एक बार रिवाइज करके चलेगा, 140 प्लस बड़े आराम से आएंगे, हो सकता है 170 160 तक भी आप पहुंच जाएं, बट 140 प्लस पे तो आप देखेंगे टॉपर्स की मार्क्स 160 के आसपास होते हैं एओ में, ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और 140 इसमें आ गए तो उसमें बाकी सेक्शंस में आपका काफी कम स्कोर भी रहा, तो भी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ें लेकिन इस एग्जाम को जरूर दें, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हुए टीयर 1 की कट ऑफ में। So that's it guys, I hope this video is useful. Taking your leave, bye bye, take care, have a nice day and Jai Hind.